चैप्टर 22 है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 7 का। तो हम बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। शुगर, फॉस्फेट और बेस से मिलकर होता है न्यूक्लियोटाइड। शुगर मतलब अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर है, डीएनए तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। फॉस्फेट बताएंगे मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट कोई भी हो सकता है। बेसिस में बता सकते हैं कि जो प्यूरिन होती है ना, प्यूरिन और प्यूरिन होती है ना, वो आरएनए और डीएनए में सेम होती है, लाइक एडिन और गवानीन होती है। लेकिन जो पायरिमिडीन होती है ना, तो आरएनए है तो हमारे पास साइटोसिन के साथ यूरासिल लगा होगा, डीएनए है तो साइटोसिन के साथ थायमीन लगा होगा। हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो प्यूरिन होती है ना, वो एडिनिन और गवानीन ही है, ठीक है, मैंने ऊपर बताया भी था। लेकिन जो हमारे पास आरएनए की पायरिमिडीन है ना, वो साइटोसिन के साथ यूरासिल लगा होता है, लेकिन जो डीएनए की पायरिमिडीन होती है ना, वहाँ थायमीन के साथ साइटोसिन के साथ थायमीन लगा होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारे पास फंक्शंस क्या है न्यूक्लियोटाइड के। तो हम बताएंगे न्यूक्लियोटाइड हमारा डीएनए और आरएनए होता है, जो हमारे पास ना प्रोटीन फॉर्मेशन या सेल प्रोलिफरेशन में इनका रोल होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। उसके बाद ये हमारे पास एक्ट करते हैं हमारे पास कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड सेंसेस के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसके, हमारे पास कोए के, एफ ए डी, एन ए डी, एन ए डी पी एच वगैरह के। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक साइक्लिक एम पी, साइक्लिक जी एम पी के जरिए ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे पास रेगुलेट करते हैं बहुत से की एंजाइम्स को, न्यूक्लियोटाइड वगैरह ना, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को मैंने पहले आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियोटाइड का। तो उसमें हम बताएंगे कि जो नेगेटिव ओवरऑल चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज, वो हमारे पास डीएनए को कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा होता है डीएनए और आरएनए को। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे हमें पड़ा था ना शुगर, फॉस्फेट और बेस, अगर फॉस्फेट निकाल देंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है। अब हम बताएंगे हमारे पास कुछ कॉमन बेसिस होती हैं और उनकी अब आगे अनयूजुअल बेसिस होती हैं। लाइक साइटोसिन है ना, तो इसकी अनयूजुअल बेस होगी बेस होगी N4 एसिटाइल साइटोसिन। यूरासिल है तो हमारे पास डायहाइड्रो यूरासिल आ जाएगा। और एडिनिन है ना, तो उससे हम बताएंगे N6 डाइमिथाइल एडिनिन, ठीक है। अब हमारे पास अगर बात करें ना न्यूक्लियोटाइड्स की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शुगर, फॉस्फेट और बेस, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आगे एक जो हमने प्यूरिन और पायरिमिडीन्स पढ़ी है ना यहाँ पे, अब हम उनको आगे क्लासीफाई करने लगे, उनकी सेंसिस और डिग्रेडेशन पढ़ने लगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सेंसिस की। जो प्यूरिन होती है उनकी सेंसिस कैसे होगी। सेंसिस के लिए हम कहते हैं दो चीज़ होती हैं, एक होती है डीनोवो, मतलब डीनोवो न्यू सेंसिस को डीनोवो सेंसिस कहते हैं। एक होता है हमारे पास सैल्वेज पाथवे, मतलब जो बॉडी में पहले से पड़ी हुई है ना, मतलब कोई उनके प्रिकर्सर पड़े हुए उनसे बनाना, वो होगी सैल्वेज पाथवे, ठीक है। अब हम इसके इनमें चीज़ें बताएंगे। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले ना आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये इसमें हम बताएंगे जो ये हमारे पास एक पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, तो हम बताएंगे कि जो हमारे पास नाइट्रोजन 1 होता है ना, वो हमारे पास नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 4 ये ग्लूटामिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्यूरिन सेंसिस में। उसके बाद हमारे पास कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 7 आ रहा होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट से, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लाइसिन होगा ना, वो नाइट्रोजन नंबर 2 प्रोवाइड कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोवाइड कर रही होगी कार्बन नंबर 5, और एस्पार्टेट हमारे पास नाइट्रोजन नंबर 6 प्रोवाइड कर रहा होगा। ये ओवरऑल यू क्यों आता होता है हमारे पास प्यूरिन सेंसिस के अंदर, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यही बिल्कुल सेम अगर हम बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको बुक के ऊपर ये पैराग्राफ की फॉर्म में मिलेगी कि हमारे पास ये सेंसिस कैसे होती है। तो मैंने आपको बता दिया, लाइक अमाइनो एसिड कहाँ से आ रहे होंगे, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामिन ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास कार्बन डोनर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कहाँ पे हो रहा होगा, लीवर के अंदर हो रहा होगा, एटसेट्रा, ठीक है। अब इनकी सेंसिस के लिए ना हमारे पास पढ़ते हैं स्टार्ट कहाँ से होगी। पहला स्टेप होगा राइबोज 5 फॉस्फेट से, ठीक है। फिर हम जो राइबोज 5 फॉस्फेट कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास, एचएमपी शंट पाथवे से, ठीक है। राइबोज 5 फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। अब कुछ राइबोज होती हैं डिऑक्सी राइबोज एटसेट्रा, यहाँ से कुछ भी ना करें तो हो जाएगा। अगर हम डायग्राम्स ही करते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हमारे पास बुक कवर होती जाएगी। तो मैं आपको जहाँ से बुक पढ़नी है वो वहाँ से पढ़ा दूंगा, लाइक डायग्राम जहाँ से करनी है वो डायग्राम बता दूंगा। तो अब प्यूरिन सेंसिस के अंदर जो पहला स्टेप होता है ना, तो वो होता है हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट, जो हमारे पास एचएमपी शंट पाथवे से आ रहा होता है ना, इसे कन्वर्ट करना होता है पीआरपीपी, मतलब फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे पीआरपी सिंथेज हमारे पास एक एंजाइम होगा, वो इसे कन्वर्ट करवा रहा होगा। उसके अंदर पीआरपी सिंथेज आएगा जो हमारे पास कन्वर्ट करेगा राइबोज 5 फॉस्फेट को पीआरपीपी के अंदर, पीआरपीपी सिंथेज। अब पीआरपीपी सिंथेज का जो एक्टिवेटर होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, और जो इनहिबिटर होगा ना वो हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड या खाली प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो रही होगी और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, मतलब पायरोफॉस्फेट, ठीक है। 5 फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब इस स्टेप, ये पहला स्टेप हमारा कवर हो गया। पहले स्टेप को कवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पीआरपी है, लाइक 5 फॉस्फोराइबोसाइल हमारे पास आया ना पायरोफॉस्फेट, इससे कन्वर्ट करना होता है हमारे पास फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन के अंदर। यहाँ पे ग्लूटामीन, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट
अमाइडो ट्रांसफरेज आएगा एंजाइम। अब यहाँ पे भी हमारे पास फॉस्फेट की ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्टिवेटर होगा ना हमारे पास पीआरपीपी, मतलब जितना ये हमारे पास फॉस्फोराइबोसाइल पिछले स्टेप से आ रहा होगा ना, उतना ही आगे ये कन्वर्ट होगा। ये एक्टिवेटर है। इनहिबिटर में एएमपी और जीएमपी इसके इनहिबिटर होंगे। ये इनहिबिटर्स वगैरह के नाम याद करने थे मेनली। अब यहाँ पे ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद हम बताएंगे कि जब हमारे पास आ जाएगा ना फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन, इसने कन्वर्ट होना था जार के अंदर, ठीक है। जार मतलब ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, GAR। हमने अगर हम इसे मतलब निमोनिक के तौर पर याद करें तो हमारे पास फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन जाएगा जार के अंदर, जार जाएगा आगे फिजार के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जार सिंथेज आ जाएगा, ग्लाइसिन यूज़ होगा। उसके अंदर जो हमारे पास दो स्टेप्स को बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है। एक हमारे पास जब हमारे पास जार जाएगा फिजार के अंदर, और दूसरा हमारे पास जब हमारे पास का आई कार फाइकार के अंदर जाएगा। वो आगे पढ़ते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारे पास जब हमारे पास ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड जाएगा ना हमारे पास फिजार के अंदर, लाइक फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, जार फॉर्माइल ट्रांसफरेज की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफ़र हो रहा होता है फोलेट का। और दूसरा हम बताएंगे जब जार बन जाएगा ना तो ग्लूटामिन वापस ग्लूटामेट में जाएगा, ATP यूज़ होगा, और हम बता देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा फजाम के अंदर, मतलब फॉर्माइल ग्लासिनामाइड राइबोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एयर सिंथेस की मदद से हम कह देंगे हमारे पास आ जाएगा अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। एयर से अब जाएगा केयर के अंदर, केयर, ठीक है, CAIR, कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड के अंदर, ठीक है। अब जब ये हमारे पास आ जाएगा, ये कन्वर्ट होगा एस्पार्टेट यहाँ पे यूज़ होगा, और साइकार सिंथेस की मदद से ATP इनमें यूज़ ही हो रहा है, ठीक है। अब हम बताएंगे ये चलेगा साइकार के अंदर। अब अमाइनो इमिडाजोल हम कह देंगे सुक्सिनाइल कार्बोक्सिमाइड राइबोटाइड के अंदर, ठीक है। अब इसमें बताएंगे हमारे पास देन जब ये कन्वर्ट होगा ना हमारे पास आई कार के अंदर, तो हम बताएंगे यहाँ पे हमारे पास एडेनाइलो सुक्सिनेट लाइएज एंजाइम यूज़ होगा, और ये हम आगे मतलब फ्यूमारेट यहाँ पे रिलीज़ करते हुए कन्वर्ट करवा देगा इसे किसके अंदर, आई कार के अंदर। अब हम बताएंगे अमाइनोमिडाजोल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड ही आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे फोलेट कन्वर्ट हो रहा होगा, मैंने बताया था ना आपको। यहाँ पे क्या होगा, N10 वापस फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, आई कार फॉर जहाँ पे भी ये जाएगा ना तो फॉर्माइल ट्रांसफरेज आएगा। ऊपर हमने पढ़ा था फॉर्माइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे पढ़े हैं फॉर्माइल ट्रांसफरेज। तो आई कार चलेगा फाइकार के अंदर। यहाँ पे उसके बाद हम कह देंगे साइक्लोहाइड्रोलेस की मदद से चलेगा IMP के अंदर, मतलब इनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। इनोसिन मोनोफॉस्फेट के आगे फेट बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ करेंगे ना हमारे पास फॉर्माइल ट्रांसफरेजिस, इनका मतलब कोई एनालॉग क्या कौन से हैं, एक हम बताएंगे। सबसे पहले पैबा एनालॉग क्या होते हैं और फोलिक एसिड एनालॉग क्या होते हैं। अब जो हमारे पास सल्फोनामाइड ड्रग्स होते हैं ना वो हमारे पास पैबा एनालॉग्स होते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली इनहिबिट कर देते हैं मतलब इस स्टेप को। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट से हमारे पास फॉर्माइल से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देते, जिसकी वजह से क्या करते हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया होती है ना, मतलब बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ह्यूमन के अंदर जो फोलिक एसिड खुद नहीं हम बना सकते, तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज के जरिए लेना पड़ता है। तो सल्फा ड्रग्स डू नॉट इंटरफेयर विद ह्यूमन, मतलब हमारे अंदर सल्फा ड्रग्स का कोई मतलब काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोलिक एसिड एनालॉग में बताएंगे जो मेथोट्रेक्सेट होता है हमारे पास, वो इनहिबिट करा देता है हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने से, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास चीज़ है प्यूरिन सेंसेस के अंदर। तो जब मेथोट्रेक्सेट इसे इनहिबिट करवा देगा ना, ये हमारे पास इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जो उसने कन्वर्ट करवाना था हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट को डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, ठीक है। अब ये ड्रग इनहिबिट कर देंगे हमारे पास प्यूरिन सेंसेस को, ठीक है, स्लो डाउन कर देगा DNA रेप्लिकेशन वगैरह को ना, अगर हम मेथोट्रेक्सेट ले लेंगे। तो IMP हमारे पास जो बन गया था, अब IMP का आगे देखते हैं कन्वर्जन क्या होगी। IMP क्या बताएंगे कि जो IMP हमारे पास एक बार आ जाता है ना, तो इसको अब हमने ना कन्वर्ट करवाना होता है हमारे पास AMP के अंदर और GMP के अंदर। AMP में कैसे जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास इनोसिन मोनोफॉस्फेट आ गया ना, इसके ऊपर करेगा पहले एक्ट करेगा एडेनाइलो सुक्सिनेट संथेज, फिर एक्ट करेगा हमारे पास एडेनाइलो सुक्सिनेट लाइएज। जब एडेनाइलो सुक्सिनेट संथेज एक्ट करेगा ना तो एडेनाइलो सुक्सिनेट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एस्पार्टेट और GTP यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये हमारे एडेनाइलो सुक्सिनेट आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर हमारे पास आगे AMP के अंदर, फ्यूमारेट रिलीज होगा और हमारे पास एडेनाइलो सुक्सिनेट लाइएज एंजाइम यूज़ कर रहे होंगे। देन IMP जा रहा होगा हमारे पास एक्जेंथीन मोनोफॉस्फेट के अंदर, किसकी वजह से, IMP इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास NADH रिड्यूस हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा बल्कि। अब हमारे पास 3 मोनोफॉस्फेट आएगा ना, वो कन्वर्ट होगा हमारे पास किसके अंदर, GMP के अंदर। कैसे, यहाँ पे हमारे पास GMP सिंथेज यूज़ होगा, ग्लूटामिन यूज़ होगा और ग्लूटामेट में जाएगा, और एक ATP यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। ये अब GMP के अंदर जब चल जाएगा ना, हम बताएंगे एक चीज़
कि जो हमारे पास माइकोफिनोलिक एसिड होता है ना, वो इनहिबिटर होता है आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज का। मतलब वो जीएमपी की सिंथेसिस को रोक लेता है। कैसे? कि ये ड्रग ना रिवर्सिबल इनहिबिटर है हमारे पास आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज का। ये अब हमारे क्या करेगी, हमारे पास रोक देगी किसे, टी और बी सेल्स को, जो कि न्यूक्लिक एसिड की कंपोनेंट है। ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, ग्राफ रिजेक्ट, मतलब आपने जब वही टिश्यू ट्रांसप्लांट करना होता है ना, तो तब आप माइकोफिनोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इम्यूनिटी को कम कर देती है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही लिखा गया जो मैंने आपको बताया कि मतलब फिनोलिक एसिड के यूज़ क्या है। उसके बाद हमारे पास यहाँ ये नहीं करना, उसके बाद प्यूरिन। अब ना ये हमने पढ़ी है हमारे पास अभी तक, जो हमारे पास डिनोवो सेंसिस थी, मतलब यहाँ जब डिनोवो आएगी सेंसिस तो ये आपने ये स्टेप्स बताने हैं। लेकिन जब भी आपके पास प्यूरिन सेल्विज पाथवे आएगा ना, तो हम बताएंगे सेल्विज पाथवे का क्या होता है कि जो हमारी प्यूरिन हमारे पास पड़ी होती है ना, नॉर्मल टर्नओवर से आ रही होती हैं, या हमारे पास जो टूटी नहीं होती डाइट से आती हैं, और या उन्हें हम कन्वर्ट करवा लेते हैं वापस उनके न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं कि हमारे पास सेल्वेज पाथवे। ठीक है, अब जो प्यूरिन बेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, हमारे पास दो एंजाइम होते हैं, लाइक हमारे पास हाइपोजेन 3 गवानीन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एचजीपीआरटी, या हमारे पास कहते हैं एडिनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अगर ये दो हमारे पास एंजाइम इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें हम बताएंगे कि ये दो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, प्यूरिन सेल्वेज पाथवे के अंदर ये दोनों हम यूज़ करते हैं। हमारे पास ये दोनों यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पास किसे, पीआरपीपी को। अगर देखें ना पीआरपीपी को, तो ये पीआरपीपी को यूज़ करेंगे और हमारे पास हमारा जो मेरा प्रोडक्ट है वो बना देंगे। ठीक है, अब ना एक इसमें क्या होगा, हाइपोजेंथीन जाएगा हमारे पास सेल्वेज पाथवे में बता रहा हूँ। हाइपोजेंथीन जा रहा होगा आईएमपी के अंदर, गवानीन जा रहा होगा जीएमपी के अंदर, एडेनिन जा रहा होगा एएमपी के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, प्यूरिन सेल्वेज पाथवे। ठीक है, ये इनमें इनके एक्टिवेटर बता देंगे, पीआरपीपी तीनों को चाहिए होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा होता है, एंजाइम्स का मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे इसके बारे में कि जो एक होता है लीच निहान सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिनेरियो होता है। ये एक एक्सलिंग रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो एचजीपीआरटी होता है ना एंजाइम, जो हाइपोजेंथीन को आईएमपी या गवानीन को जीएमपी में कन्वर्ट करवा रहा होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये सेल्वेज पाथवे नहीं आ रहा हो रहा होता। हाइपोजेंथीन का मतलब वो सेल्वेज पाथवे नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या यूरिक एसिड बनेगा। प्यूरिन डिग्रेडेशन का मतलब ये सारी प्यूरिन आने ये टूट जाएंगी, गवानीन और एडेनिन वगैरह टूटेंगी डायरेक्टली, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही। तो जब ये बढ़ेंगी तो ये टूटेंगी और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जब हमारे पास लैक सेल्वेज पाथवे हमारे पास नहीं ना होगा, तो ये जब यही मतलब यहाँ कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो जो एक्टिवेटर है वो तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना। अब पीआरपीपी जब हमारे पास रेज हो जाएगा ना, तो पीआरपीपी रेज कर जाएगा और आईएमपी और जीएमपी ये प्रोडक्ट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो हमने पढ़ा ना, गवानीन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज ये यूज़ करेगा इन प्रोडक्ट्स को, और ठीक है, और दूसरी हमारे पास प्यूरिन सेंसिस इनहिबिट हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिनोवो मतलब सेल्वेज कम हो जाएगी, डिनोवो इंक्रीज हो जाएगी। अब जब कम्बिनेशन हो गया ना, डिक्रीज प्यूरिन यूटिलाइज कम हो रही होंगी, और हमारे पास क्या प्यूरिन सेंसिस बढ़ जाएगी, तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। अब जो हमारे पास लीच नायन सिंड्रोम होता है ना, उसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि मोटर डिसफंक्शन होता है पेशेंट को। उसके बाद हम कहते हैं कॉग्निटिव डेफिशिएंस होता है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होती है, सेल्फ म्यूटेशन। मतलब उसमें जब भी आपको सिनेरियो देगा ना, मतलब जो पेशेंट होगा वो अपने आप को लिप्स को बाइट कर रहा होगा, ये आपको डायग्राम बनी हुई है, वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा होगा, अपने आप को बाइट कर रहा होगा। ठीक है, सेल्फ म्यूटिलेशन होगा, बाइटिंग ऑफ लिप्स या फिंगर्स को बाइट कर रहा होगा। ठीक है, बाकी अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सेंसिस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सेंसिस के लिए अब सिंपल एक छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं। ये जिसके अंदर हम चाहेंगे, जो पहले हमारे पास पड़ा था राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट के अंदर। एटीपी एक्टिवेटर है और ऑक्सी एटीपी हमारे पास इनहिबिटर है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम यूज़ हो रहा होगा, और हमारे पास जब ये यूज़ हो रहा होगा ना, तो हमारे पास थियोडोक्सिन एक प्रोटीन होती है, वो रिड्यूस होगी, और मतलब ये यूज़ होकर रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन यहाँ पड़े हुए हैं ना, वो निकल जाएंगे। ठीक है, वाटर एसेंसिस होगी यहाँ पे। अब इसे वापस ऑक्सीडाइज करवाने के लिए क्या होगा, हमारे पास NADPH आएगा, अपने हाइड्रोजन इसे दे देगा, ये वापस रिड्यूस फॉर्म में चल जाएगी, थियोडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम यूज़ होगा और NADP फॉर्मेशन। बस यहाँ पे यही करना था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन। आगे पहले हमने सेंसिस पढ़ी है, सेंसिस में दो चीज़ें बताई हैं हमारे पास। एक हमने पढ़ा था कि होती है हमारे पास डिनोवो सेंसिस, एक होती है सेल्वेज पाथवे। ठीक है, प्यूरिन डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम सिंपल दो तीन चीज़ें करेंगे। एक हमने जब लेते हैं डाइजेशन कैसे होगी इन चीज़ों की ना, मतलब जो हमने प्यूरिन वगैरह लिए हैं, लाइक हम DNA और RNA हमने खाया, वो हमारे पास गए चले माउथ के अंदर, ये उसके बाद यहाँ से स्टमक के अंदर, वहाँ पे जो pH कम थी तो डीनेचर हो गई ये सारी चीज़ें।
डीनेचर होने के बाद ना न्यूक्लियस आएंगे, इनको न्यूक्लिक एसिड्स को कन्वर्ट कर देंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। फिर हमारे पास फॉस्फोडाइस्टेरेसिस आएंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, और वहाँ से न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। न्यूक्लियोटाइडेसिस की मदद से फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड जब आएंगे ना, न्यूक्लियोसाइड हमारे पास न्यूक्लियोसाइड डेजिस की मदद से कन्वर्ट हो सकते हैं पायरिमिडीन बेसिस या हमारे पास राइबोज 1 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, जो आगे हमारे पास कलेक्ट कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। जो या हमारे प्यूरिन बन सकते हैं वापस न्यूक्लियोसाइड से। ये प्यूरिन वापस यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएंगे। बस ये सारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब गाउट के बारे में पढ़ेंगे। गाउट क्या होता है हमारे पास, जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, जो कि एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का, तो हम कहते हैं कि गाउट हो जाएगा। गाउट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। या हमारे पास दो किस्म के होते हैं गाउट, एक तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, या होता है अंडर एक्सक्रीशन की वजह से कि हमारे पास यूरिक एसिड एक्सक्रीट कम हो रहा है बॉडी से। इसमें होता है कि हमारे पास मोनो सोडियम यूरेट MeSU क्रिस्टल्स हमारे पास जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, और इसे कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोफाई बन जाते हैं। मैं आपको टोफाई अगर यहाँ पे हो, लाइक ये देखें तो टोफस जॉइंट्स की जो मतलब जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे स्वेलिंग्स बन जाती हैं, इसे कहते हैं टोफाई बन गया, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसके अंदर क्या हो रहा था हमारे पास टोफिशियस, जब टोफस बनते हैं तो टोफिशियस गाउट कह देते हैं। तो इसके अंदर किडनी के अंदर यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं, ये हाइपर यूरिसीमिया। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे पास जो हाइपर यूरिसीमिया होता है ना, वो हमारे पास इनफ नहीं है कि वो गाउट करा सके, लेकिन जब भी गाउट होगा ना तो हाइपर यूरिसीमिया ज़रूर होगा, ठीक है। उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे पास इसमें एग्जामिनेशन करवा लेते हैं साइनोवियल फ्लूइड का, लाइट माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं, या हमारे पास इसके अंदर जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, हमारे पास नीडल शेप क्रिस्टल्स होंगे मोनोसोडियम यूरेट के, ठीक है। अब हमारे पास दो हम जो काजेज पढ़ी थी ना, एक तो हमारे पास अंडर एक्सक्रीशन होती है, एक ओवर प्रोडक्शन होती है। अंडर एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, 90% जो गाउट के पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जब लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह हो जाती है ना, तो लैक्टेट जब इंक्रीज करता है, तो जब लैक्टेट इंक्रीज कर देगा ना, तो वो रीनल यूरेट की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, एक्सक्रीशन कम कर देगा, तो इसकी वजह से एक्सक्रीशन कम होगी और गाउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या होती है, ड्रग्स भी कुछ होती हैं लाइक थायजाइड डायूरेटिक्स, ये भी हमारे पास सेट यूरेनिन गाउट के अंदर मतलब काज करवा सकते हैं, ठीक है। अब यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन की वजह से हम कहते हैं ये मोस्ट लेस का मतलब लेस कॉमन काज है। इसके अंदर हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया हो रहा था। इसकी इडियोपैथी का काज का मुझे नहीं पता, या तो कोई म्यूटेशन हो सकता है जिसके अंदर हम बता देंगे कोई हमारे पास एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मसला में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इसका जो इट्स एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स जो के अंदर कोई मसला आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे इंक्रीज एबिलिटी ऑफ PRPP आ जाए प्यूरिन प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से प्यूरिन बढ़ जाएंगे, प्यूरिन बढ़ेंगे तो वो टूटेंगे भी ज़्यादा और हमारे पास गाउट हो जाएगा, ठीक है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया। सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया में बताएंगे, इसमें एक कंडीशन है जिसके अंदर हम प्यूरिन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हाइपरयूरिसीमिया होता क्यों है कि हमारे पास कोई सी मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से हमें लाइक वोन गिर की डिजीज़ या HFI की वजह से ना, हाइड्रोफ्रूक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से गाउट हो रहा होता है। उसके अंदर हमारे पास गाउट के अंदर कौन सी फूड नहीं लेनी, तो हम बताएंगे मीट, सी फूड, हमारे पास एथनॉल, या हमारे पास ये चीज़ें गाउट के रिस्क को बढ़ा देंगी। ट्रीटमेंट में बताएंगे अगर एक्यूट अटैक है ना, तो कैटेकोलामाइंस ले लेंगे, स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं एक्यूट कंडीशंस के अंदर। लेकिन जब क्रोनिक कंडीशंस हो जाएंगी ना, बल्कि पहले कोल्चिसिन जो कोल्चिसिन ड्रग लेंगे एक्यूट कंडीशन के अंदर। अब कोल्चिसिन प्रिवेंट कर रहा होगा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के वो उस एरिया में ना जा सकें, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। लॉन्ग टर्म में हम बता देंगे कि हमारे पास होती है एक ड्रग, या तो हम यूज़ करेंगे हमारे पास यूरिक एसिड होते हैं जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर बढ़ा देते हैं, लाइक हमारे पास पायराजोन, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारे पास एलोप्यूरानोल, जो हम देते हैं, जो कि यूरिक एसिड की सेंसिस को ही रोक देता है, ओवर प्रोडक्शन जिसके अंदर हो रही होती है यूरिक एसिड की। तो इसके अंदर हम बताते हैं जब ये नहीं बनेगा तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को ये एलोप्यूरानोल इनहिबिट कर देगा। अब इसी में बताएंगे रिजल्ट, जो जब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास हाइपोजेंथीन और ज़ैंथीन बढ़ जाएंगे हमारे पास बॉडी के अंदर ना, जो कि मोर सोलबल है हमारे पास यूरिक एसिड के और यूरिन के अंदर बाहर निकल जाएंगे। एक और ड्रग बताएगा हमारे पास फैब्यूक्सोस्टेट, एक ड्रग होती है जो कि नॉन प्यूरिन इनहिबिटर है हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का, ठीक है। अब एक चीज़ होती है एडेनिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, इसे हम इस डायग्राम से करते हैं। एक हमारे पास होता है एडेनिन डीअमाइनेज एंजाइम, इसकी जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या हो रहा था हमारे पास सवेयर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जब
टी सेल या बी सेल जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, इनकी डिप्लीशन हो जाती है, ठीक है, लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाता है। इससे अनट्रीटेड अगर है ना 2 साल से तक तो बच्चे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम बताएंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पास एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन थेरेपी वगैरह होती है। अब इसका काम क्या होता है, यूरिक एसिड बनता कैसे है वो पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम के अंदर हम ये आई हुई थी। तो हम बताएंगे हमारे पास सबसे पहले एएमपी होता है, आईएमपी होता है, ठीक है, या हमारे पास जीएमपी होता है। ये तीनों पार्ट क्या है प्यूरिन सेंसिस के अंदर, अगर आप हमने वो सेंसिस देखी हो ना, आईएमपी वो सर हमने पढ़ लिया हुआ है। एएमपी जाएगा हमारे पास एडिनोसिन के अंदर, आईएमपी जाएगा हमारे पास इनोसिन के अंदर, ठीक है, एडिनोसिन डीएमाइनेज या हमारे पास एएमपी डीएमाइनेज एंजाइम डीएमाइनेशन हो रही होती है ना। अब जब इनोसिन आ जाएगा ना हमारे पास, दोनों से इनोसिन जाएगा हमारे पास किसके अंदर, हाइपोजेंथीन के अंदर, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की मदद से, ठीक है। अब हमारे पास जब हाइपोजेंथीन यहाँ से आ रही होगी, अब यहाँ से जीएमपी कन्वर्ट हो रहा होगी गुआनोसिन के अंदर, गुआनोसिन आगे कन्वर्ट होगा गुआनिन के अंदर, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे गवानीन आ गया और यहाँ पे हाइपोक्सेंथीन एक्जेंथीन ऑक्सीडेज की मदद से ये दोनों एक्जेंथीन में जाएंगे और ये हमारा गुआनेज की मदद से जा रहा होगा। अब जेंथीन ऑक्सीडेज वापस यूज़ होगा और यूरिक एसिड बना देगा, ठीक है। गाउट मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। हमारे पास जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड हमारे पास होती है ना फॉस्फोराइलेज, अगर यहाँ इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये मोस्ट रेयर है और प्लस मतलब स्वेयर है, ठीक है। इसमें टी सेल अफेक्टेड होते हैं, बस ये बता देंगे। ट्रीटमेंट में आपको बता दिया और एडेड एफिशिएंसी मैंने आपको वहाँ से पढ़ा दिया, आप वहीं से कर लेंगे, सेम यहीं पे वो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। डिफरेंस आता होता है हमारे पास, अब हम पायरिमिडीन पढ़ने लगे, सेंसिस और डिग्रेडेशन। सबसे पहले सीपी कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 और कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 2 का डिफरेंस आता होता है कि यहाँ कहाँ होते हैं, ये खुद पढ़ लीजिए, एक टेबल है। और अब हम जो पायरिमिडीन होते हैं ना, एस्पार्टेट कार्बन नंबर 1 2 3 डोनेट करता है, कार्बन नंबर 4 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा होता है, हमारे पास ग्लूटामेट नाइट्रोजन डोनर होता है। ये यहाँ से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हमने करनी है, तो इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, कार्बोमोइल फॉस्फेट के अंदर, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 2 की मदद से, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेटर होगा पीआरपीपी, ठीक है। अब इस कार्बोमोइल फॉस्फेट जाएगा हमारे पास कार्बोमोइल एस्पार्टेट के अंदर, एस्पार्टेट ऐड हो रहा होगा, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सिमाइलेज की मदद से। अब कार्बोमोइल एस्पार्टेट जाएगा डायहाइड्रो ओराटेट के अंदर, डायहाइड्रो ओराटेज की मदद से वाटर निकल रहा होगा यहाँ पे। डायहाइड्रो ओराटेट जाएगा हमारे पास ओराटेट के अंदर, ओराटेट ओएमपी और ओएमपी जाएगा जीएमपी यूएमपी के अंदर। अब यहाँ पे एंजाइम हो रहा होगा ओराटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फिर आगे ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होगा, यहाँ पे पीआरपीपी यूज़ हो रहा होगा। तो ओटिक एसिड यूरिया आपका एक एलो है, इसमें क्या हो रहा होता है, ओराटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज और ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज, दो एंजाइम हमने पढ़े हैं यहाँ पे, ये वाला और साथ में ये वाला। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है हमारे पास सिंगल यूएमपी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बन पा रहा होता, ठीक है। अगर दोनों की हमारे पास किसी दोनों डोमेन्स की अगर किसी की भी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर ग्रोथ होगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा और ओराटेट यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ओराटेट, ठीक है। ये अब उसमें हम बताएंगे हमारे पास इसमें क्या होगा, यूरोडीन रिजल्ट इन, अब यूरोडीन अगर दे देंगे ना उससे यूरोडीन, तो फिर थोड़ी सी उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है एनीमिया वगैरह के अंदर ना। अब रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होती है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज की, तो हम इसमें बताएंगे जो हमारे पास कार्बोमोइल रेगुलेशन कैसे करते हैं कि कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज होता है ना, उसे कौन एक्टिवेट करवा रहा होता है, पीआरपीपी इनहिबिट करवा रहा होता है यूटीपी, बस ये इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास यूएमपी आ गया, यूएमपी को कन्वर्ट करवाएंगे हम किसके अंदर, यूएमपी को यूटीपी के अंदर। अब यूटीपी मतलब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जाएगा साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, कार्बोमोइल ये सीटीपी मतलब सिंथेज मतलब साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम की मदद से एटीपी यूज़ हो रहा होगा। अब ये थी सेंसिस के बाद पढ़ते हैं डिग्रेडेशन ऑफ मतलब पायरिमिडीन्स। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ इतना से बता देंगे ना कि जो हमारे पास होता है ना साइटोडीन ये ट्राइफॉस्फेट, इसे कन्वर्ट करवाएंगे हमारे पास साइक्लिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, पहले डाई के अंदर फिर मोनो के अंदर। अब जब हमारे पास आ जाएगा ना सीएमपी, इसे हम कन्वर्ट करवाएंगे डीएमाइनेज की वजह से यूएमपी के अंदर, मतलब डीऑक्सी यूएमपी के अंदर, ठीक है। अब डीऑक्सी यूएमपी जाना होता है डीऑक्सी हमारे पास थायमिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, टीएमपी के अंदर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही होती हैं, एक हमारे पास जो N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रो जो फ्लेट होता है ना, उसमें जाना होता है हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दे देना मतलब अगर 5 फ्लोरोयूरासिल, तो ये स्टेप नहीं होगा, जिसकी वजह से यूएमपी मतलब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट थायमिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक इनहिबिटर 5 फ्लोरोयूरासिल होगा और दूसरा हमारे पास हो जाएगा मेथोट्रेक्सेट। जब डाइहाइड्रोफोलेट बन जाता है तो उसने टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से। तो जब ये स्टेप को इनहिबिट कौन करवाएगा, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। ये आगे मतलब इसे इनहिबिट करवा देंगे तो हमारे पास कहीं पे भी मतलब हम इन दोनों पाथवे में कहीं पे भी हमारे पास जो पायरिमिडीन की डिग्रेडेशन होती है ना, उसे रोक सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आपकी बुक के अंदर सेम यही चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार आप रीड कर सकते हैं, या आप डायग्राम जो मैंने करवाएंगे इनफ होगा आपके लिए। जज़ाकल्लाह।